यानी कि जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर पहली बार जो है किसी राजा का नाम मेंशन मिलता है। इसके अलावा टाइम पीरियड जो है, डेट, वो भी आ गई थी, है ना। हिंदी यूनानी के बाद में आए थे हमारे यहाँ पर शक। कहाँ शासन किया था? गुजरात वाले रीजन में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शकों में दो प्रमुख राजा थे जो फेमस थे। कौन कौन से थे? रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन क्यों फेमस है? क्योंकि उसने एक अभिलेख खुदवाया था 150 एडी, है ना। हाँ, एडी कह लीजिए या कॉमन एरा बोल लीजिए, है ना। एना डोमिन भी ईसवी होता है ना, ठीक है। कहीं कहीं आपको सीई मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको एडी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पहलवों की, पहलवों की राजधानी कहाँ थी? इन पल्लवों की कुषाणों की थी, पेशावर वाले रीजन में। और फिर बाद में कुषाण कहाँ राजधानी बना लेते हैं? वो मथुरा को भी बनाते हैं, ठीक है। कुषाण जो है उनकी दो राजधानी मिलती है, कहाँ कहाँ? एक तो पेशावर में और मथुरा में, वो कुषाणों की मिलती है। इसके अलावा जो कनिष्क के टाइम पे जो शासन है वो काफ़ी साम्राज्य का विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पल्लवों की जो इन्होंने शासन जो किया है कुछ समय किया है, तो लेकिन ये पाकिस्तान वाले रीजन के ही उधर रहते हैं, इंडिया की तरफ ज़्यादा जो है ये नहीं बढ़ते हैं। और इनका जो प्रमुख राजा होता है वो गोंडो फर्निस होता है ना। प्रमुख राजा की ज़्यादा जो है मिलता है उल्लेख। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, आगे बढ़ें, ठीक है। तो जब शक और कुषाण दोनों ही शक्तियाँ क्या है धीरे धीरे जब कमज़ोर हुई, तो उभर कर जो आते हैं वो कौन आते हैं? हमारे गुप्ता। और गुप्तों का जो अराइज होता है या ओरिजिन जो मानी जाती है, वो ऐसा कहते हैं कि पहले जो कुषाण थे उन्हीं कुषाणों के सामंत हुआ करते थे गुप्त जो लोग थे वह। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जो व्यापार करेगा वह व्यक्ति क्या है, व्यापार करने के दौरान धीरे धीरे क्या है उन्होंने अपना जो विकास है वो कर लिया था। लेकिन सक्षम जब व्यक्ति हो जाएगा तो वो क्या करेगा, राजनीति में भी आने की या फिर उसमें भी हस्तक्षेप करने की जो इच्छा है वो भी अपनी व्यक्त करेगा। तो इस समय क्या थे, जब आप बात करोगे तीसरी सेंचुरी की, थर्ड सेंचुरी की, तीसरी शताब्दी के अंत तक देखते हैं हम कि शकों की शक्तियाँ वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो है मध्य युद्ध चलते रहते हैं, संघर्ष चलते रहते हैं। क्योंकि दक्षिण वाले जो सातवाहन हैं वो भी क्या करते हैं, उत्तर वालों से भी युद्ध कर रहे होते हैं, दक्षिण वालों से भी युद्ध कर रहे होते हैं। तो उनकी भी शक्ति कमज़ोर हो जाती है सातवाहनों की। और नॉर्थ में अगर हम देखें तो कौन कौन सी शक्तियाँ थी, शक भी थे और कुषाण भी थे। तो दोनों ही वो भी उनके मध्य भी संघर्ष चल रहे थे। तो उनसे जो है वो जब कमज़ोर पड़ते हैं तो मौका किनको मिल जाता है, गुप्ताज को मिल जाता है। और जो गुप्ताज हैं इनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो अलग अलग जो सोर्स हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पहले जो राजधानी वगैरह बनाते हैं तो वो जो मगध वाला इलाका है केवल मगध में ही रहते हैं। लेकिन बाद में जब जो भी शासक आएंगे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है वैवाहिक संबंध बनाएंगे अलग अलग गणराज्यों से। तो उनसे क्या है फिर ये अपना अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार करेंगे। तो पहले हम इनकी जो बात करते हैं किनकी, जो इनसे सोर्स हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी जो मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है गुप्ताज के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्स या साहित्यिक स्रोतों की। तो लिटरेरी सोर्स जो साहित्यिक स्रोत हैं हमारे, वो आप यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। सर पेन कहाँ से निकलेगा? देखिए सबसे पहले जो लिटरेरी सोर्स है हमारे पास,
तो हमने जब मौर्य साम्राज्य पढ़ा था तो उसमें एक मुद्रा राक्षस ग्रंथ पढ़ा था। तो मुद्रा राक्षस में किसकी जानकारी मिलती है हमें? मौर्यों के बारे में। किसके द्वारा रचित था? विशाख दत्त के द्वारा। तो विशाख दत्त का एक और जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। अब ये देवी चंद्रगुप्तम में जो हम गुप्त शासकों को पढ़ेंगे जिसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है ये लिखित नाटक हैं, जिसमें बताया गया है कि गुप्तों के बारे में जो जानकारियां हैं वो किसमें दी गई है। हमारे एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, वो किसके द्वारा लिखित है? विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, तो विशाख दत्त से हमें पता लगता है कि भाई गुप्तों का जो शासन है वो कैसा रहा है और इनके मध्य जो है नाटक इसमें लिखा गया। सेकंड है ऋतु संगार। ऋतु संगार, कुमार संभव, मेघदूत और मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो चारों नाटक हैं, चारों नाटक किसके हैं? कालिदास के। तो कालिदास ने भी क्या किया है, इस समय जो है कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, क्योंकि यह जो समय था जब हम बात करते हैं गोल्डन एज की, तो गोल्डन एज जो है भारत के इसी समय को बोला जाता है, क्योंकि हमने कनिष्क के शासन काल में देखा था काफ़ी सोना हो गया था, लेकिन उसको गोल्डन एज हमने नहीं बोला। लेकिन गुप्तों का जो शासन है या फिर गुप्ता एम्पायर है, उस समय को हमने किसको बोला, क्या नाम दिया नया? गोल्डन एज। और गोल्डन एज का जो मतलब है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो कालिदास जैसे व्यक्ति थे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, बहुत सारे साहित्य लिखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी गुफाओं का निर्माण जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे इंक्रिप्शन जो है वो खुदवाए गए थे इस समय। तो इसलिए जो है स्थापत्य वाला, कल्चर वाला, इसके अलावा साइंटिफिक या साइंस का जो है वो भी धीरे धीरे जो है थ्योरियाँ वगैरह जो देना स्टार्ट हो गए थे। तो वो सारी जो है सांस्कृतिक कल्चरल जो भी जानकारियाँ हैं वो हमें यहाँ पर मिलती है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए इसको क्या बोला गया है? गोल्डन एज। ठीक है, क्लासिकल जो युग है या एज है इसको बोला गया है गुप्त काल को। इसके अलावा दो ग्रंथ और है, मृच्छकटिकम और कामसूत्र। जो मृच्छकटिकम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा, और जो कामसूत्र है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वात्सायन के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए? गुप्त की जो जानकारी मिलती है उसके साहित्यिक स्रोत हो गए। इसके अलावा भी कुछ आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हमें मिलते हैं उनके रूप में हमें कुछ अभिलेख मिलते हैं, कुछ हमें गुफाएं मिलती है, केव मिलती है। तो उनमें जैसे हम अभिलेख और सिक्कों की बात करेंगे, कुछ स्मारकों की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो आता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो हरिशेन जो है इसको मतलब जो है कुछ उनकी प्रसिद्धियां होती हैं या उनकी प्रशंसा जो होती है समुद्रगुप्त की, उसी को मेंशन करते हैं इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, और ये कहाँ है? ये कौशाम्बी में स्थित है, कौशाम्बी में है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा जो सेकंड है वो है हमारा भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख में भी हमें क्या है, किसकी जानकारी मिलती है? जो हमारा गुप्त साम्राज्य है उसकी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख में बनवाया तो किसने था? रुद्रदामन शक राजा। लेकिन उसमें गुप्तों का भी क्या है? जो स्कंद गुप्त को हम पढ़ेंगे तो स्कंद गुप्त ने जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया है या जीर्णोद्धार कह लीजिए या री इनोवेशन बोल लीजिए, तो जो सुदर्शन झील थी तो उसने क्या किया था, उसका दोबारा से मरम्मत करवाई थी। किसने? स्कंद गुप्त ने। तो उसका भी जो मेंशन है वो किस में मिलता है हमें? जूनागढ़ इंक्रिप्शन में। इसके अलावा कुछ मंदिर हैं जिसमें तीगवा का विष्णु मंदिर है। कहाँ है ये? आपको जानकारी होगी इसकी। कटनी में। जिला अब कटनी नया बन गया है, पहले ये जबलपुर में ही आता था, लेकिन अब ये जबलपुर के पास में ही है, कटनी जिले में पड़ता है तीगवा का विष्णु मंदिर। ठीक है, विष्णु टेम्पल। इसके अलावा भूमरा का जो शिव टेम्पल है ये कहाँ है? ये हमारा है सतना में। ठीक है, सतना मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो भीतरी गांव का जो मंदिर है ये कानपुर यूपी में है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो है झांसी यूपी में। इसके अलावा जो अजंता एलोरा की जो गुफा है वो कहाँ है? हमारे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर भी कुछ चित्रकारियाँ जो हैं वो काफ़ी फेमस हो गई थी, क्योंकि इस समय जो वास्तुकार थे शंकु जैसे, है ना, जब आप नवरत्ना को पढ़ोगे, जो उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, है ना,
तो उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो एक उपाधि धारण करते हैं। तो उन्हीं के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। तो उनकी जो उपलब्धियां थी तो उन उपलब्धियों को ही जो है इन चित्रकारियां हैं या कुछ उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं तो वो सारी जो है इन गुफाओं में देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंक्रिप्शन है जिसमें ये है हमारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है किसके द्वारा मतलब हरिशेन ने क्या किया, इसमें कुछ उनकी प्रसिद्धियां आती जिसमें हम देखते हैं कि उसने जो समुद्रगुप्ता उसने नॉर्थ वाला जो इंडिया है उनमें भी 9 शासकों को हराया था। साउदर्न जो इंडिया है वहां पर भी जो 12 शासक हैं उनको उसने हराया था। तो दोनों ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो जीतने का जो श्रेय है वो समुद्रगुप्त को जाता है। तो वो सारी जो विजय हैं उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में लिखी हुई है। इसके अलावा और भी जो बातें संबंधित हैं वो प्रयाग प्रशस्ति से हमें देखने को मिलती है। प्रयाग जो आपका इलाहाबाद है उसी का नाम है। ठीक है, प्रशस्ति यानी प्रशंसा। प्रयाग का देखना पड़ेगा मतलब तो ना, लेकिन वो उस समय जैसे अगर हम बात कर सकते हैं तो प्रयाग का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा था तो जो वहाँ पर कुछ धार्मिक जो संस्कृति है उसका जो कल्चर का जो विकास हुआ है वो वहीं से हुआ है। ठीक है, जो हमारा वाराणसी हमने उस समय देखा था, है ना। तो धीरे धीरे जो है मगध वाले जो रीजन था या उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन था वो सांस्कृतिक रूप से उसका जो कल्चर है उसका विकास तेजी से हुआ था, है ना। तो प्रयाग में जो है वो स्तंभ जो है निर्मित है तो इसलिए उसका नाम भी प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा ये जो है भीतरी अभिलेख है ना, जो है कटनी जिले में आपका ना, कटनी जिले में नहीं है भीतरी अभिलेख, है ना। ये आपका तिगवा का मंदिर है जो विष्णु का टेम्पल है वो अब कटनी जिले में आ गया है। पहले ये जबलपुर में याद आता ना, जबलपुर के पास में ही पड़ता है तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि गुप्तकालीन एक वास्तुकला का जो है महत्वपूर्ण स्मारक है। ये आपका भूमरा का शिव मंदिर है ना। जो भूमरा का शिव मंदिर है वो है सतना में। ये आपका भीतरगांव का है टेम्पल, ठीक है, कानपुर जिले में है। ये भी क्या है जो है गुप्तकालीन शासकों के द्वारा निर्मित है और उस समय का ही ये भी है ना। ये आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना। ये भी विष्णु को समर्पित है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो ब्राह्मण धर्म है या फिर जो भागवत धर्म इसको बोला गया है क्योंकि विष्णु के बहुत सारे जो अवतार हैं, तो यहाँ पर जो भागवत धर्म है उसका ज़्यादा जो प्रचार प्रसार है वो बहुत तेजी से हुआ इस समय, है ना। क्योंकि जो बाद में जैसे बीच में मौर्य आ जाते हैं तो मौर्य क्या करते हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म उनको बढ़ावा दे रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। कौन सा, भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म, यानी कि दोबारा से उसका विकास हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो है इसका नाम नहीं दिया है शायद, ये आपकी गुफा है अजंता एलोरा की, है ना। अजंता की गुफा है ये भी गुप्तकालीन शासकों के द्वारा ही बनाई गई थी। तो इसमें भी काफ़ी जो चित्रकारी है या वास्तुकला है उसका जो काफ़ी यूज देखने को मिलता है ना। तो ये तो जो है आपके कुछ हो गए क्या आर्कियोलॉजिकल के द्वारा जो किस चीज़ें मिली है, ठीक है, साहित्य के अलावा ना, इनमें से कुछ चीज़ें मिले तो उसके आधार पर। इसके अलावा 2 यात्री भी आते हैं घूमने, है ना, जो स्कॉलर हैं जो भारत में घूमने आते हैं, विदेशी व्यक्ति। तो विदेशी व्यक्तियों के द्वारा, क्योंकि चीन का जो यात्री था फाहियान, उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आता है और विक्रमादित्य उस समय जो राजधानी है वो कहाँ ले आते हैं, उज्जैन के अंदर। ठीक है, तो उज्जैन में जो जब ये आते हैं तो ये मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं और उसी समय कहते हैं कि जो मालवा की जलवायु है वो ना तो गर्म है और ना ही ठंडी है। ठीक है, यानी कि समशीतोष्ण है। और बताते हैं कि जो मध्य प्रदेश के निवासी है वो काफ़ी क्या है, मतलब आक्रमणकारी नहीं है, शांति प्रिय व्यक्ति हैं। ठीक है, खाने पीने में जो है वो अच्छी वस्तु का ही उपयोग करते हैं, बलि प्रथा जो है उसका ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते हैं, पशुओं को मारते नहीं है, है ना। तो ऐसी जो है ये क्या करते हैं, कौन बताते हैं,
चीनी यात्री फाहियान। हेनसोंग साहब भी आते हैं, लेकिन ये आते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में। लेकिन जानकारी जो देते हैं तो ये बताते हैं कि जो कुमार गुप्त थे उन्होंने एक विश्वविद्यालय यहाँ पर बनवाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तो उसके जो है कुमार गुप्त जो प्रथम है वही क्या करते हैं, आधारशिला रखते हैं और उसको बनवाते हैं। ठीक है, ये भी कुछ जानकारी देते हैं, तो इनको भी हमें इसमें पढ़ना है। अब ये जो है उस समय के जो शासन थे, या फिर आप कह लीजिए कि उस समय की जो शक्तियाँ थी, तो कुछ शक्तियाँ तो ऐसी थी जो गुप्तों से क्या थी, स्वतंत्र थी, मतलब गुप्तों का उन पर अधिकार नहीं था। इसके अलावा कुछ वंश ऐसे थे, जैसे मैंने आपको समुद्रगुप्त का जिक्र किया है, तो उसने नॉर्थ इंडिया के भी जीते थे और दक्षिणी भारत के भी जीते थे, है ना, कुछ राज्य उन्होंने मिलाए थे। तो इनमें जो है वो सारी शक्तियाँ हैं, है ना। जैसे अगर हम स्वतंत्र की बात करें तो जैसे पांड्या थे, चोल चेर थे, है ना, चोल चेर पांड्या, ये तो क्या थे, दक्षिण भारत में थे। कदम भी थे, क्योंकि कदम्बों से क्या होते हैं, बाद में इनके रिलेशन बनते हैं, है ना। जो कदम है, कदम वंश, उससे भी रिलेशन बनते हैं। इसके अलावा चालुक्य हैं, और जो वाकाटक है, वाकाटकों से भी ये संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो धीरे धीरे जो है ये अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार करते हैं गुप्ता। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले जो आते हैं ये मगध में ही आते हैं, और मगध का जो राजा होता है कौन, जब चंद्रगुप्त प्रथम को आप पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या करता है, पहली बार जो लिच्छवी की राजकुमारी होती है कुमार देवी, तो उन कुमार देवियों से क्या करता है, मेट्रोमोनियल जो रिलेशनशिप है या वैवाहिक संबंध है, उसके द्वारा पहली बार किसी गणराज्य के जो राजा हैं उससे संबंध बनाते हैं। तो रिलेशनशिप जब इनकी हो जाती है तो धीरे धीरे क्या है, उनकी शक्तियाँ और बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, पहले इनका जो है किंगडम रहता है, और किंगडम से ये बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर देते हैं। ठीक है, पहले इनका साम्राज्य नहीं होता है, छोटा सा एक क्षेत्र होता है, राज्य क्षेत्र इसको कह लीजिए मगध को। तो मगध से बढ़कर ये क्या करते हैं, लिच्छवियों से बनाते हैं। लिच्छवियों के बाद में जो है जब चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं तो वो और ज़्यादा विस्तार करते हैं। जो अपने बेटे बेटी होते हैं उनका जो है दूसरे जो राजा होते हैं, शासक होते हैं, वंश, तो उनसे ये रिलेशन करते हैं। तो ये तो इनका जो साम्राज्य है वो कहाँ तक फैला हुआ है उसको आप देख पा रहे होंगे, ये जो कलर है। तो ये वाला जो पूरा साम्राज्य है, अगर हम बात करें यहाँ से दक्षिण भारत से लेते हुए यहाँ आप चले जाइए पूर्व भारत में भी, और ये यहाँ पर जो है थोड़ा जम्मू कश्मीर का छोड़ दीजिए, तो ये सारा जो इलाका था वो किसके अधीन आ गया था, गुप्तों के अधीन। तो छोटे से पहले कहाँ थे, केवल मगध में शासन कर रहे थे। तो पहली जो रिलेशन करते हैं ये किससे करते हैं, लिच्छवियों से। और लिच्छवी जो है पहले से ही क्या था, डेमोक्रेटिक यहाँ पर देखने को मिलती है, गणराज्य था। तो इन्हीं से क्या करते हैं, ये पहली बार संबंध स्थापित करते हैं।